नमस्कार दोस्तों, एडसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हेल्थ केयर में आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रेन के ऊपर। ब्रेन जैसा कि आप जानते हैं शरीर का अहम हिस्सा है। ब्रेन ही कंट्रोल करता है बॉडी का सारे मूवमेंट्स। तो ब्रेन के बारे में जानना क्या एक हेल्दी ब्रेन का पहचान है। साथ ही ब्रेन से जुड़े हुए बीमारियां जैसे कि ट्यूमर, स्ट्रोक, एन्यूरिज्म और हेड इंजरी आजकल एक्सीडेंट में भी बहुत होते हैं, तो उसमें इंजरी होते हैं, उसके कैसे निपटा जाए। साथ ही स्पाइनल प्रॉब्लम के बारे में भी इन विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं जाने माने डॉक्टर BS शर्मा। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, गामा नाइफ एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली। और एक बात और आपको बता दें, डॉक्टर साहब को बेस्ट साइंटिफिक अवार्ड मिला हुआ है। साथ ही ब्रेन के क्षेत्र में काफ़ी काम इन्होंने किया है और कई सर्जरी भी किए हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि इनके नॉलेज और अनुभव हम लोग को ब्रेन के बारे में जानने में अहम साबित होगा। तो पहले डॉक्टर साहब से हम लोग सुनेंगे एक समान जो लक्षण है ब्रेन के बारे में और उसके हेल्दी ब्रेन के उसके बारे में, और फिर आपका प्रश्न मिलेंगे और उस पर डॉक्टर साहब से हम लोग उत्तर जानेंगे। तो इस उम्मीद के साथ डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। या ब्रेन एक शरीर में ऐसा ऑर्गन है जो हमारी हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगर किसी भी एक्टिविटी में आपको ज़रा भी कुछ एबनॉर्मलिटी आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको चलने में अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पैर उधर उधर पड़ रहे हैं, तो ये एक साइन होता है कि ब्रेन के किसी पार्ट में कोई मुश्किल हो रही है। तो उसके लिए जैसे कोई भी यंग एज में अगर किसी भी इंसान को दौरा हो या सिर दर्द हो, या सिर दर्द ऐसा कि जो बहुत तेज़ है या बहुत क्रोनिक है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट से भी नहीं ठीक हो रहा है, कोई मेमोरी की कोई प्रॉब्लम है, या किसी अंग में कोई कमजोरी है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, तो ये सब लक्षण होते हैं जो ये बताते हैं कि ब्रेन के किसी हिस्से में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जन के पास पेशेंट को भेजना चाहिए, जिससे वो क्लिनिकली पेशेंट की हिस्ट्री से उसको एग्जामिन करके जो अनियमितताएं उनके टेस्टों में मिलती हैं, फिर लेबोरेटरी की जांच करा के या MRI CT स्कैन करा करके प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाता है। और जैसा कि लोगों में अक्सर भ्रांति है जो कि धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है कि ब्रेन सर्जरी के ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल ब्रेन सर्जरी भी उतनी ही सेफ है जितनी बॉडी के और पार्टों की सर्जरी है। अगर बीमारी ही लाइलाज है, जैसे कि कैंसर है, तो वो तो चाहे ब्रेन में हो चाहे किसी भी पार्ट में हो, वो अगर जल्दी अर्ली स्टेज पे ही अगर पता चले और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, तभी उसका निदान संभव है। ओके, तो ब्रेन से जुड़े हुए जो बीमारियां हैं, खास करके ट्यूमर के बारे में लोग को कैसे पता चलेगा अर्ली स्टेज में कि हमको ब्रेन में ट्यूमर है? ट्यूमर देखिए, बच्चों में थोड़े डिफरेंट टाइप के ट्यूमर होते हैं, एडल्ट्स में डिफरेंट होता है और ओल्ड एज में थोड़ा डिफरेंट होता है। बच्चों में यूजुअली जो ये ब्रेन का पीछे का जो हिस्सा है वहाँ ज़्यादा कॉमन होते हैं, या ऐसी जो कंजेनिटल जिनको कहते हैं कि जो जन्म से, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जन्म के टाइम होती हैं लेकिन उनकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है, जो कुछ उम्र में जैसे 4-5 साल या 10 साल तक जाके होती हैं, तो इनको हम डेवलपमेंटल ट्यूमर्स कहते हैं। बच्चों में ये डेवलपमेंटल ट्यूमर्स ज़्यादा होते हैं। पोस्टीरियर फोसा में, जिसको कि हम ये ब्रेन का पीछे का हिस्सा है, इसमें जो बच्चों में ट्यूमर होते हैं वो कॉमन होते हैं। और ये ट्यूमर सिर दर्द, उल्टी, खासकर सिर दर्द और उल्टी करके इन बच्चों में ये प्रेजेंट करते हैं
और उनकी आँखों की रोशनी को भी ये धीरे धीरे प्रभावित करता है। इसी तरह एडल्ट्स में जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी दौरा हो, अगर 35 साल की उम्र के बाद कोई भी पहली बार भी अगर दौरा हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। वो हो सकता है कि ट्यूमर हो, एटलीस्ट ट्यूमर उसमें एक्सक्लूड ज़रूर करना चाहिए कोई सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करा के। दूसरी चीज़, जो सिर दर्द जो धीरे धीरे जाकर के बढ़ रहा है और जो आम दवाइयों से जिसमें आराम नहीं हो रहा है तथा ज़्यादा तेज़ हो रहा है और वो सुबह के टाइम ज़्यादा है और उसमें उल्टियाँ होती हैं। सुबह उठते ही अगर इंसान को किसी को उल्टी है और साथ में सिर दर्द है और उल्टी से उस सिर दर्द में अगर आराम आता है तो ये एक बड़ा ऐसा साइन होता है कि जो डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उससे ये हो सकता है कि वो ट्यूमर सस्पेक्ट करते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली एमआरआई या सीटी स्कैन में दिखाया जा सकता है। इसी तरह एकदम अगर बहुत तेज़ सिर दर्द हो, जैसे कि लाइफ में पहली बार इतना तेज़ सिर दर्द हुआ है, तो इस तरह का ये होता है जो कि सबअरेक्नोइड हेमरेज में होता है। ये भी बीमारी आजकल इंडिया में भी जो वेस्टर्न में ज़्यादा होती है, बट इंडिया में भी आजकल ये बहुत डायग्नोस हो रही है और इसका यूजुअल कारण और उन पेशेंट्स में ये ज़्यादा होती है जिनमें ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। और ब्लड प्रेशर जो भी अगर कंट्रोल्ड ना हो, अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई ले लेते हैं इर्रेगुलर, कभी किसी हफ्ते में एक दिन ले लिया फिर छोड़ दिया। तो इस तरह के इर्रेगुलर ब्लड प्रेशर से, और वो जो ब्लड प्रेशर सडनली कभी बढ़ता है तो धीरे धीरे एक जो आर्टरी होती है जिससे ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है विभिन्न पार्टों की, उन आर्टरियों में एक बैलून जैसी ग्रोथ हो जाती है, बल्जिंग हो जाती है, जिसको कि हम एन्यूरिज्म कहते हैं। अब ये एन्यूरिज्म कई बार किसी और बीमारी के लिए जांच हो रही हो उसमें पता लगता है। अगर उसमें भी पता लगे तब भी इसका इलाज होना चाहिए, कारण कि कुछ टाइम बाद अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होगा तो ये फट सकती है। और यही एक सिम्टम होता है कि जैसे बहुत तेज़ सिर दर्द हो, जैसा ज़िंदगी में पहली बार इस तरह का सिर दर्द हुआ है, तो वो एक डेफिनेट साइन होता है कि सबअरेक्नोइड हेमरेज के लिए सीटी स्कैन करना चाहिए। तो उसमें ब्रेन की जहाँ पानी होता है उस पानी की जगह वहाँ ब्लड उसमें मिलता है। तो ये एक एन्यूरिज्म रप्चर की वजह से होता है और इसमें ये थोड़े टाइम कई मरीज़ बेहोश रह के फिर धीरे धीरे होश में आ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को ज़रूर न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका टाइमली इलाज से ही दूसरी ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। अगर दूसरी ब्लीडिंग होती है तो वो ज़्यादा सीवियर या ख़तरनाक हो सकती है या जानलेवा हो सकती है। इसलिए एक बार भी अगर बहुत तेज़ सिर दर्द हुआ हो तो डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए, खासकर कि जिनका ब्लड प्रेशर की बीमारी है और जो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने बताया एन्यूरिज्म में बैलूनिंग टाइप आर्टरीज का हो जाता है, तो क्या इसको दवा से भी इलाज संभव है या इसका केवल सर्जरी ही इलाज है? हाँ, नहीं, इसका दवा का इलाज नहीं है। आजकल दो इलाज होते हैं। एक तो कॉइलिंग होता है। कॉइलिंग से होता है जैसे ग्रोइन में जो एक आर्टरी जाती है, फीमोरल आर्टरी, उसको पंक्चर करके, और ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है, इसको पंक्चर करके इसमें एक कैथेटर पास करते हैं और एक्सरे की गाइडेंस में फ्लोरोस्कोपी कंट्रोल में उस एन्यूरिज्म के पास पहुंचते हैं और वहाँ एक कॉइल डाल दी जाती हैं, जिससे कॉइल से जो उस एन्यूरिज्म में ब्लड होता है वो जम जाता है। खाली एन्यूरिज्म में ही जमता है, आर्टरी में नहीं। फिर वहाँ कॉइल डाल के और उस कैथेटर को बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये जब वो थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जिसे जब ये एन्यूरिज्म का थ्रोम्बोसिस कर देती है तो फिर उसमें एंजियोग्राम करके देखते हैं तो ये एन्यूरिज्म में ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो इसके फटने का खतरा नहीं होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा इलाज है आजकल के टाइम में, लेकिन हर किसी एन्यूरिज्म में ये इलाज संभव नहीं होता है। तो कई एन्यूरिज्म्स में अभी भी सर्जरी करनी पड़ती है। जैसे अगर एन्यूरिज्म जहाँ से निकल रहा है वो अगर ज़्यादा चौड़ा है बजाय उसके फंडस के, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके बजाय, तो ऐसे में सर्जरी प्रेफर की जाती है। हालांकि आज अभी भी हिंदुस्तान में ये कॉइलिंग
काफ़ी कॉस्ट कैरी करती है, क्योंकि इसके जो कैथेटर और जो कॉइल्स हैं ये विदेश से मंगाने पड़ते हैं, जबकि सर्जरी का ये इसका इलाज कम पैसे में संभव होता है। और सर्जरी भी एक सेफ ट्रीटमेंट है, एक्सेप्ट के जो बहुत ही डीप रीजन्स में होते हैं उनमें कॉइलिंग ही प्रेफर की जाती है। ओके, तो मतलब दोनों सेफ हैं, सर्जरी और कॉइलिंग? हाँ, सर्जरी और कॉइलिंग दोनों सेफ हैं। आपने बताया कि कॉइलिंग में काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो ऑलमोस्ट कितना? क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऐसे ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, सोचते हैं कि पैसा अधिक है तो जाएं या नहीं जाएं। ये एक अच्छा सवाल है कि कॉइलिंग का खर्चा डिपेंड करता है कि उसमें हमें कितनी कॉइल्स यूज़ करनी पड़ रही हैं। तो ये खर्चा अगर ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा खर्चा होगा। जैसे एक कॉइल की कीमत लगभग 20-25 हज़ार की होती है और कैथेटर की कीमत अलग होती है। तो सपोज किसी एक एनेरिज्म में अगर एक ही कॉइल या एक ही बैलून डालना है तो करीब 40 हज़ार रुपये में उसका इलाज हो जाता है। और जितनी कॉइल जितना बड़ा होगा, जितनी कॉइलें डालनी पड़ती हैं, वो उसी हिसाब से इसका खर्चा बढ़ जाता है। ओके, मतलब 1 लाख के अंदर संभव है कि अगर एक एनेरिज्म है तो? हाँ, 1 से लेके 3 के करीब बीच में ये डिपेंड करता है, वो कि सरकारी अस्पताल में, कि जहाँ और किसी चीज़ का खर्चा नहीं होता। ओके, सरकारी अस्पताल। हाँ, क्या सारे सरकारी अस्पताल में इस तरह की सुविधा उपलब्ध है या कोई खास? हाँ, नहीं, अभी जैसे एम्स में है, जीबी पंत में ये सुविधा उपलब्ध है। इन दोनों सरकारी अस्पतालों में अभी ये सुविधा उपलब्ध है। ओके, मतलब ये तो दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल हो गए। और देश के अन्य कोने में? हाँ, अन्य कोनों में भी, जैसे आपके अभी बड़ी बड़ी जगहों पे ही ये संभव है। जैसे चंडीगढ़ में है, वेलोर में है, त्रिवेंद्रम में है, लखनऊ में SGPGI में है। इस तरह की जो बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ही अभी ये चीज़ सरकारी उनमें संभव है। ओके, आपने बात किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से आप हैं भी, तो एक धारणा लोगों को बनी हुई है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मरीजों की संख्या अधिक है, इसीलिए वहाँ नंबर मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ। उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये बात सत्य है कि हमारे पास वाकई में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जितनी सुविधा है, जितने बिस्तर अवेलेबल हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पेशेंट हैं। और वो सभी पेशेंट ट्यूमर, सबअरेक्नॉइड, हेमरेज, एनेरिज्म, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, जिनकी आँख की रोशनी जा रही होती है, जिनको जान का खतरा होता है, इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी जिन बीमारियों से पेशेंट को इमीडिएट जान का खतरा होता है, जो कि एनेरिज्म जिनमें से एक है, तो उन मरीजों को हम हमेशा प्रेफरेंस से भर्ती करते हैं ताकि उनका तुरंत इलाज हो सके। ओके डॉक्टर साहब, एनेरिज्म में एक साइज का भी महत्व रखता है कि 5 mm, 6 mm, तो किस mm तक सेफ आप लोग मानते हैं और किस mm के बाद इमीडिएट करा लेना चाहिए? हाँ, देखिए, वही मैंने जैसा कि पहले बताया, अगर 3 मिलीमीटर से भी ऊपर अगर एनेरिज्म है और पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको ज़रूर इसका इलाज कराना चाहिए। और वैसे भी मरीज़ को भी अक्सर हम यही कहते हैं कि जिनका उस बीमारी की वजह से प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर उनको वो एनेरिज्म डिटेक्ट हुआ है तो फिर भी उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ओके, तो इंसिडेंटली डिटेक्टेड एनेरिज्म भी आजकल यही एडवाइस करते हैं कि उसका इलाज, बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि वो कब फट जाएगा। ओके, तो 3 mm से ऊपर को? हाँ, 3 mm से ऊपर का एनेरिज्म हो उसको ज़रूर इलाज करा लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर न्यूरोसर्जन या रेडियोलॉजिस्ट ये फील करेंगे कि इसके एनेरिज्म के रप्चर होने के चांस कम है तो उसको कुछ दिन अपने फॉलोअप में रख सकते हैं। लेकिन 5 मिलीमीटर और उससे ऊपर का तो ज़रूर इलाज करते ही करते हैं। ओके, और इसमें एज बार भी कुछ है कि जैसे आपने बताया कि जिसको ब्लड प्रेशर का बीमारी हो तो जनरली ओल्ड एज में तो 70-75, तो उसके बाद अगर जिसको एनेरिज्म हो तो उसमें भी ये ज़्यादातर अक्सर 40, 50, 60 इस उम्र में होता है, बट हाँ, किसी भी उम्र में ये हो सकता है। मतलब 75 ईयर्स के हैं हाँ, तो उनको भी हो सकता है। मतलब कोई हार्म नहीं है कराने से? हाँ, बॉडी पैरामीटर्स अगर वो फिट हैं, जैसे एनेस्थीसिया के लिए फिट हैं या और बीमारी नहीं है, और अगर है भी कोई हार्ट की बीमारी जैसे और वो अंडर कंट्रोल है तो उनका भी इलाज डेफिनेटली किया जा सकता है। और उस एज में हम कॉइलिंग प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉइलिंग में रिस्क कम होती है इस एज में जाकर। ओके, तो और इसका जो एनेरिज्म का है,
आपने बताया साइज और ये सब, तो अगर हम लोग ये कहें कि दवा खा रहे हैं और उससे कंट्रोल है, तो उस केस में क्या आपकी राय है? हाँ, अगर दवाई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तब भी, बिकॉज या तो आप रेगुलर फॉलो अप कर करके हर 6 महीने 1 साल में एंजियोग्राम करके देखते रहे हैं हम कि भाई वो साइज बढ़ तो नहीं रही है, पर फिर भी ये हम बता रहे हैं जैसे कि 5 मिलीमीटर से ऊपर हो तो इसका तो इलाज करवा ही लेना चाहिए, चाहे वो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो फिर भी, बिकॉज ब्लड प्रेशर भी आपके हाथ में नहीं है, वो कब बढ़ जाएगा और कब वो उसको रप्चर कर देगा ये कोई नहीं कह सकता। और लेकिन ये बीमारी में जैसे कभी कभी दर्द हो उसके बाद ठीक रहता है, आपने बताया, तो और दूसरा क्या संकेत जिससे लोग समझ सकें कि नहीं एन्यूरिज्म है? हाँ, कई बार ये होता है कि एन्यूरिज्म फटता नहीं है, एन्यूरिज्म होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब इसका पता जब लगता है कि जैसे ये उस पर डिपेंड करता है कि ये एन्यूरिज्म किस जगह में है ब्रेन के। अक्सर ये ब्रेन के एन्यूरिज्म नीचे बेस में होते हैं, तो एक जहाँ ये कैरोटिड आर्टरी अंदर ब्रेन में प्रवेश करती है उसी के पास बिल्कुल ऑप्टिक नर्व, जो कि हमारी दृष्टि की जो नाड़ी है, जो ऑप्टिक जो आई से जो नाड़ी ब्रेन को जाती है जिससे हम देखते हैं, उसके पास होता है। तब जहाँ जब वो एन्यूरिज्म धीरे धीरे बढ़ता है तो ये उस नाड़ी को दबा सकता है, तो आँख की रोशनी, एक साइड की आँख की रोशनी या दोनों साइड आधी आधी आँख की रोशनी ख़त्म होने लग जाती है, जो ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक की आजमा को दबाने लगती है। दूसरा ये ही इसी तरह से अगर ये ब्रेन के अंदर, जैसे मिडिल सेरिब्रल आर्टरी एक होती है जो ब्रेन के बीच में जाती है, तो वहाँ अगर एन्यूरिज्म है तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा जब तक ये बहुत बड़ा होता है, और प्लस इसमें माइक्रो हेमरेज होते रहते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा ब्लड उसके आसपास, जिससे ब्रेन इरिटेट होता है और ये पेशेंट में दौरे की शिकायत दे सकता है। तीसरा होता है कि इन पेशेंट्स में अंदर ये माइक्रो हेमरेजेस से ये थ्रोम्बोसिस होता रहता है, फिर भी एन्यूरिज्म बढ़ता रहता है, फिर तो उनमें से कोई एक खून के थक्के का टुकड़ा अगर उस आर्टरी में चला जाता है तो एम्बोलिज्म हो सकता है, जिससे पेशेंट को एक तरफ का लकवा जैसी शिकायत हो सकती है। तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन होते हैं कि जो बिना ब्लीड किए एन्यूरिज्म जो सस्पेक्ट कर सकते हैं जिन साइंस से। एक और एन्यूरिज्म से जुड़ी बात, जैसे एन्यूरिज्म किसको है तो ज़्यादा दर्द तो है, लेकिन क्या उसके साथ साथ माथापन, भारीपन होना या सर के बीच में दर्द होना, ये सब भी सब? हाँ, कई इनमें जैसे चेस्ट इनको पेन, नहीं, चेस्ट पेन उससे नहीं रिलेटेड होता है इतना ज़्यादा। चेस्ट पेन अक्सर हार्ट की बीमारी की तरफ से वजह से होता है, तो इससे जैसे कई बार वार्निंग साइंस देते हैं, जैसे एन्यूरिज्म हो, कोई हल्का सा ब्लीड हुआ तो इंसान को बहुत तेज, थोड़ा सा तेज दर्द हुआ, या आँखों के आगे अंधेरा सा आ गया, या जैसे आँखों की विजुअल फील्ड में हेलो जैसी दिखने लगी, तो ये इस तरह के कई वार्निंग साइंस होते हैं कि जो भी ये सस्पेक्ट करते हैं कि कहीं हम एन्यूरिज्म से तो नहीं डील कर रहे हैं। मतलब आँखों में जलन वगैरह और उसको पानी निकलना, ये सब भी? हाँ, नहीं, ये तो सब आई की बीमारी की वजह से ही होता है, इसकी वजह से, हाँ, एन्यूरिज्म के कारण। तो डॉक्टर साहब, एन्यूरिज्म पर तो हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की। ट्यूमर के बारे में, ट्यूमर के भी साइज के बारे में बात किया जाता है। हाँ, कि अगर इतना साइज है तो सेफ है, इतना है तो उसके बारे में? सेफ से नहीं है। देखिए, ट्यूमर का साइज का रिलेशन ये है कि आजकल ट्यूमर का भी एक ऑपरेशन का इलाज होता है और एक गामा नाइफ से इलाज होता है। तो साइज का कंसर्न गामा नाइफ से ज़्यादा है, और गामा नाइफ एक तरह का रेडियोथेरेपी होती है। कहाँ? उसको रेडियो सर्जरी कहते हैं। ओके डॉक्टर साहब, इस पर बात करेंगे। उत्तराखंड से दर्शक हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर जी सवाल पूछिए। सर जी, मेरे 1 साल हो गया, मेरे नंबर की स्पाइन सर्जरी हुई थी, क्योंकि मेरे लेग में पेन चलता था, तो काफी मेरे को परेशानी से डॉक्टर ने सर्जरी करी। अब मेरे जो अंगूठे के साथ की दोनों उंगलियां हैं वो सुन्न हैं। ओके, 1 साल पहले इनका स्पाइन सर्जरी हुई थी और पैर में प्रॉब्लम होता था, लेकिन अभी अंगूठा के पास के जो दोनों उंगलियां हैं वो सुन्न है। उसमें कुछ तो ये क्या ऑपरेशन से पहले ये तकलीफ नहीं थी? कट गया, उनसे संपर्क टूट गया। ऑपरेशन से पहले पैर में प्रॉब्लम था, सुन्न का प्रॉब्लम नहीं था।
नहीं तो किसका, डिस्क का ऑपरेशन हुआ है या कोई ट्यूमर का हुआ है? स्पाइन सर्जरी। हाँ नहीं, पर स्पाइन सर्जरी तो दोनों की होती है, तो यह दोनों केस को करना होता है। हाँ, तो उस केस में ये होता है कि अगर ये डिस्क की वजह से है तो ये उसको थोड़ा रूट की थोड़ा रिट्रैक्ट करने की वजह से कई बार ये हो जाता है, जिसका कि धीरे धीरे ठीक होने का चांस होता है अगर उसका मूवमेंट ठीक है। अगर अंगूठा आपका ऊपर नीचे होता है तो फिर इसका ठीक होने का चांस होता है। मतलब संभावना है। अच्छा, हाँ, अच्छे से दिखाएं, अच्छे डॉक्टर से दिखाएं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आए तो निश्चित तौर पे आपका इलाज अच्छा से हो। यहाँ भी अगर संभव है तो आए और दिखाएं। हाँ अवश्य। हाँ, तो हम लोग ट्यूमर पर बात कर रहे थे। हाँ। तो ट्यूमर का जैसे आपने पूछा कि साइज से जो क्या रिलेशन है, वो मैं बता रहा था कि ये एक गामा नाइफ का भी ट्रीटमेंट आजकल ट्यूमर में संभव है, और ये दोनों टाइप के ट्यूमर। वैसे देखिए, बेसिकली जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। या तो वो बेनाइन है, बेनाइन का मतलब वो धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन कैंसर नहीं है, और दूसरा है मैलिग्नेंट। जो मैलिग्नेंट होता है वो कैंसरस ट्यूमर होता है। अच्छा, और ये जो कैंसरस ट्यूमर होता है इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं कि एक तो ट्यूमर ब्रेन के अंदर ही पैदा हुआ, और एक दूसरा के शरीर के किसी हिस्से में मैलिग्नेंट ट्यूमर है और वहाँ से ब्लड के जरिए ये ट्यूमर ब्रेन में आके जमा हो गया, और फिर वहाँ धीरे धीरे। एक और उत्तरांचल से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। सर मेरी औरत जनवरी से सिर में दर्द हुआ था। हाँ बोलिए, सवाल पूछिए। सिर में दर्द हुआ सर और उल्टियाँ हुई। हाँ हाँ। फोर्टीज में मैंने कम से कम 5 महीने इलाज कर दिया सर, और अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया सर। अभी और वो बोल रहे हैं ब्रेन टीबी। हाँ, या ब्रेन में भी टीबी हो सकती है, उसमें भी ये सिर दर्द उल्टी हो सकती है जैसा आप बता रहे हैं, और उसका एक बार पक्का डायग्नोसिस करने के बाद में वो दवाइयों से भी ठीक हो जाता है। अगर उसमें कोई ब्रेन के पानी में कोई रुकाव है तो कई बार एक शंट डालने से वो रुकाव और उससे संबंधित ये जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो इसमें एक सीटी स्कैन रिपीट करके देखना चाहिए। अगर पानी का रुकाव है तो वो शंट डालने से ये सब तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। ओके, तो ब्रेन में टीबी और ट्यूमर दोनों में अंतर कैसे सामान्य व्यक्ति समझे? हाँ, सामान्य व्यक्ति देखिए, टीबी जो ब्रेन में 2 तरह से हो सकती है कि एक तो नीचे खाली ये स्प्रेड, जो वाइड स्प्रेड होती है, धीरे धीरे जो ब्रेन की जो कवरिंग होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होता है। तो ब्रेन में पानी हर जगह सर्कुलेट होता रहता है, तो ये इसका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने से जो उनकी कवरिंग है, जिनको हम मेनिंजिस कहते हैं, उनकी कवरिंग का इन्फेक्शन होने से वो पानी का रुकाव रुक सकता है। तो इसको ट्यूबरकुलस की वजह से मेनिंजाइटिस, तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होती है। और दूसरे होते हैं एक या अनेक, एक छोटे छोटे बहुत ही दाने जैसे ब्रेन में हो सकते हैं, तो उसका भी इलाज अगर टाइम से हो जाए तो वो भी खाली दवाइयों से ही इलाज संभव होता है। तो टीबी में, ब्रेन की टीबी में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, सिवाय कि कभी कभी शंट डालने से कि वो ब्रेन का जो पानी रुका है उसकी नली को स्किन के नीचे ला के एब्डोमेन में डाल देते हैं, जिससे वो रुकाव वापस। तो इसका शंट डालने के बाद उसका भी कोई रिपरकशन है? क्योंकि आजकल लोग इलाज करने के पहले सोचते हैं कि इसके बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा, खास करके ब्रेन शंट का वैसे तो कोई वो नहीं है, अक्सर परिस ठीक रहता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि भाई वो कभी भी ब्लॉक, जैसे ये पाइप है, अब कभी भी इसमें कोई भी ऐसा सेडिमेंट आएगा या कोई ऐसी गंदगी आएगी तो वो ब्लॉक हो सकती है। अब इसमें गंदगी भी ना आके अगर वो शंट का नली ब्रेन के अंदर घुस गई तो उसका ब्रेन का पार्ट अगर उसमें आ गया तो ये ब्लॉक हो सकता है। तो कॉमन चीज़ होती है ब्लॉक होना, दूसरी होती है इन्फेक्शन होना। ये 2 चीज़ें हैं, मतलब जो इसमें हो सकती है, 2 चीज़ों से सतर्क हो रहना है। और किसी के जैसे बचपन में शंट डाला तो 10-11 साल बाद इसको रिपीट करना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी लंबाई उस टाइम उतनी ही रखी जाती है कि आगे 10 साल के लिए काफ़ी हो। लेकिन एक बार पेशेंट की जब ग्रोथ हो चुकी होती है, तो जैसे अगर 20-25 साल की उम्र में अगर कोई शंट किया है और वो अगर ब्लॉक और इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो वो तय जिंदगी चल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके डॉक्टर साहब, हम लोग तो इन ट्यूमर एन्यूरिज्म पे बात कर रहे हैं, लेकिन आम दर्शकों को यह जानना चाहिए कि
जो ब्रेन में दर्द है वो जैसा कि आप बताएं कि तेज दर्द हो तो एन्यूरिज्म हो, ट्यूमर की भी पहचान अगर मॉर्निंग में वोमिटिंग हो तो पहचान, तो कैसे सामान्य दर्द जिसमें लोग दवा ले लेते हैं, तो सामान्य दर्द और बीमारी के कारण दर्द, इसको कैसे पहचानें? हाँ, तो जो बीमारी के कारण दर्द है वो एक तो परसिस्ट करेगा और आपके जो रूटीन एनाल्जेसिक्स जो आप लेते हैं उनसे ठीक नहीं होगा। तो अगर परसिस्ट करता है और जो यूजुअल एनाल्जेसिक दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है तो जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, तो मतलब शुरू में एनाल्जेसिक ट्राई कर सकता है? हाँ, वो तो किसी भी मतलब उसका इम्पैक्ट ही नहीं होता है। सिर दर्द का एक कॉमन कॉज होता है कि आई साइड वीक हो रही है। ओके, और या कोई साइनस में इन्फेक्शन है, तो ये डे टू डे में आते हैं। अगर ये सब चीज़ें पहले डॉक्टर एक्सक्लूड करते हैं या आपको माइग्रेन है तो इस तरह के इसके बहुत कॉज होते हैं, तो वो डॉक्टर यूजुअली इनको आजकल कुछ और देखने को है, जैसे थकान के कारण भी तो सिर में ऊपर में भारी भारीपन, या गैस के कारण भी लोग बोलते हैं। हाँ, नहीं, गैस के कारण वो एसोसिएटेड उसके साथ होता है, बाकी ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है कि पेट में गैस हो तो वो सिर में पहुंच जाए, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं। एक जो कॉमन दर्द है कि यहाँ माथे में भारीपन रहता है या यहाँ भारीपन रहता है, हाँ, तो ये है, ये आई साइड की वजह से हो सकता है। आई साइड की वजह से। तो और जो दवा इस्तेमाल लोग करते हैं डिस्प्रिन या इस तरह से कुछ भी, तो क्या वो सेफ है करना चाहिए? देखिए, डिस्प्रिन बिना डॉक्टर की परमिशन के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डिस्प्रिन से प्लेटिलेट्स के एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं जिससे अंदर ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, जो जैसे आजकल हार्ट अटैक के बाद भी या स्टेंट डालने के बाद भी अक्सर डॉक्टर डिस्प्रिन प्रेस्क्राइब करते हैं। तो डिस्प्रिन बिना डॉक्टर की परमिशन के नहीं लेनी चाहिए। सेफेस्ट होती है पैरासीटामोल, जो ये क्रोसिन नाम की जो दवा है वो सबसे सेफ होती है सिर दर्द के लिए। तो मतलब दूसरे दवा नहीं, क्रोसिन 1-2? हाँ, क्रोसिन, हाँ, 2 तक क्रोसिन एक साथ ली जा सकती है। टोटल क्रोसिन आप 8-10 तक भी ले सकते हैं, जो कि सबसे कम नुकसानदायक है जितनी भी सिर दर्द की दवाएं हैं। तो अब बात करते हैं सब हेड इंजरी के बारे में। जैसे कोई भी दुर्घटना हुआ तो उसके बाद सर में चोट आया, तो क्या करना चाहिए और कैसे पहचाने आदमी की जो चोट है सो केवल ऊपर है या अंदर भी पहुंच गया है? क्या प्रक्रिया है टोटल जो फॉलो करना चाहिए? तो जैसे ही डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, उसके पहले एक मध्य प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर प्रणाम, दिलीप शर्मा बोल रहा था सर। जी दिलीप जी बताइए। सर मेरी उम्र लगभग अभी 39-40 ईयर्स है और मैं सोराइसिस का पेशेंट हूँ सर पिछले 10 सालों से। ओके। इसमें कुछ डॉक्टर स्टेरॉइड्स वगैरह चलाते हैं और कुछ एजिरोन टेबलेट चलाते हैं और बेटनीसोल फोर्ट चलाते हैं। तो सर ये गोली लेने पे मुझे आराम मिलता है, भविष्य में मेरे शरीर के ऊपर इसके क्या इफेक्ट होंगे और उसके लिए मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए, प्लीज बताएं सर। हाँ, अगर आपको ये स्टेरॉइड रेगुलरली वो कभी प्रेस्क्राइब, जब ये ज़्यादा हो जाती होगी तब वो स्टेरॉइड बढ़ा देते होंगे, तो स्टेरॉइड लेने के साथ साथ आपको ये एंटासिड या रेनटेक जैसी जो दवाई होती है रेनिटिडीन, ये लेनी चाहिए, या ओमिपेराजोल, जिससे कि इसका सबसे कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होता है स्टेरॉइड्स का वो होता है कि ये पेट में इरिटेशन या कई बार अल्सर भी कर सकते हैं। तो उसकी जो दवाइयाँ हैं ये हमेशा साथ में लेनी चाहिए जिससे ये पेट में अल्सर ना हो, और ये दवाई खाना खाने के बाद लें, हमेशा खाने से पहले ना लें। तो ये सावधानी आप रखें। हम लोग बात कर रहे थे हेड इंजरी के बारे में, क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए? तो हेड इंजरी में जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, वहाँ सीन ऑफ द एक्सीडेंट पे जो भी इंसान हो उसको सबसे पहले पेशेंट को लेकर के उसके सांस के बारे में देखना चाहिए कि इसका सांस ठीक है या नहीं है। अगर सांस में भी कोई तकलीफ है तो उसको एक साइड से कर देना चाहिए पेशेंट को, अदरवाइज़ क्या होता है कि पेशेंट को उल्टी होगी और वो पेशेंट के फेफड़ों में चली जा सकती है। इसको एस्पिरेशन कहते हैं, एस्पिरेट कर सकता है। एक उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, सवाल पूछिए। है सर, क्या सर? नमस्ते सर। नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते। मेरी लड़की 6 महीना हुआ सर, एक्सीडेंट हुआ। 6 महीना हुआ एक्सीडेंट हुआ सर लड़की का।
एक्सीडेंट हो गया 6 महीने हुआ सर, और इस समय उसको सर पे दर्द और पैर के तलुए में दर्द है सर, बहुत सारे पैर के तलुए में दर्द, और सीटी स्कैन नॉर्मल बता रहा है। ओके, सीटी स्कैन नॉर्मल बता रहा है। नॉर्मल है, DHU का ट्रीटमेंट चल रहा था, और सर में बहुत भयंकर दर्द है, पैर से चल नहीं पाती है सर। एज कितना है? पूरे पैरों में दर्द, पूरे कमर से लेकर उठ नहीं पाती है सर सुबह। हाँ हाँ, अब पैर के तलुए में दर्द बताती है सर। यहाँ के DHU के डॉक्टर सीटी स्कैन नॉर्मल बता रहे हैं। ओके, हाँ, सीटी स्कैन नॉर्मल हो सकता है, और फिर भी एक MRI और करा लेना चाहिए, जिससे कि और कोई सॉफ्ट टिश्यू की जो इंजरी हो जिसका भी वहाँ मालूम चल सकता है, और ये धीरे धीरे इसके ठीक होने का चांस होता है। अगर सीटी स्कैन नॉर्मल है तो ये छोटी ही चोट है जो कि धीरे धीरे ठीक होने की उम्मीद होती है। ओके, सॉफ्ट टिश्यूज में हाँ, इंजरी होगी, फिर भी एक सावधानी के हाँ, लिए फिर भी एक MRI करा लो, उसके बाद इलाज आसान हो जाएगा। तो हेड इंजरी में और क्या प्रक्रिया है? सो हेड इंजरी के बाद ये बेसिक ABC जिनको कहते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, तो ये चीज़ें एक आम जनता को भी आजकल ये पढ़ाई जाती हैं। जैसे जो एम्बुलेंसेज अवेलेबल होती हैं, एम्बुलेंस का जो स्टाफ होता है, उनको ये सब चीज़ अच्छे से मालूम होती हैं। तो जैसे जहाँ भी एक्सीडेंट हो, सबसे पहले वहाँ हेल्प लेनी चाहिए। एम्बुलेंस वहाँ जैसे ही पहुँचे, लेकिन जो भी उस सीन पे है, साइट पे है, वो पेशेंट के सांस का पट्टी, क्योंकि सांस अगर कुछ टाइम भी उसमें प्रॉब्लम हुई तो आगे जाके चल करके वो बहुत मुश्किल दे सकती है। तो हॉस्पिटल में लाना चाहिए। हॉस्पिटल में लाने के बाद कई बार पेशेंट बेहोश होता है, तो वो डॉक्टर पेशेंट को देख करके ये तय करते हैं कि इसके आगे CT स्कैन करने की आवश्यकता है नहीं है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो उसमें अक्सर CT स्कैन किया जाता है, जिससे दिमाग के अंदर की चोट का पता लग सकता है। अगर किसी को आगे लकवा है या उसको बेहोशी है, तो ये चीज़ें ये दर्शाती हैं कि इसको अंदर ब्रेन की चोट हो सकती है, तो उसके लिए CT स्कैन किया जाता है। कई ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली होश में आ जाते हैं, तो उनको कितनी गहरी चोट है इसका अंदाज़ा इससे लगता है कि उनको एक्सीडेंट के टाइम की चीज़ें याद हैं या नहीं हैं। तो चोट लगने के बाद और जब होश आया, इस बीच की चीज़ें याद हैं या नहीं हैं, और ये बीच का ड्यूरेशन कितना ज़्यादा है। अगर ये इस बीच का ड्यूरेशन 6 घंटा है या उससे ज़्यादा है, तो उसको मॉडरेट टाइप की चोट अंदर लगी होती है ब्रेन में, जिसके लिए हम CT स्कैन करके और उसका पता करते हैं कि भाई किस जगह चोट लगी है। तो मुख्य बातें ये हैं, कुछ केस में देखा गया है कि जैसे हेड इंजरी हुआ उस समय एकदम ठीक ठाक है, लेकिन बाद में उसका इम्पैक्ट आता है। तो हेड इंजरी के बाद में या इवन खेल के बाद, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, एक बार गिर गए, गिर के उठे, वापस खेलने लग गए, फिर देखा कि कुछ घंटे बाद में वो बेहोश हो गया, तो वो ऐसा होता है कि जो ब्रेन की कवरिंग होती हैं उसके और जो ब्रेन का ये जो हड्डी, सिर की जो हड्डी होती है, बात करेंगे। हरियाणा से दर्शक हैं, उनका सवाल है। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं रासिम बोल रहा हूँ। जी जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरे दोनों हाथ हैं, इन हाथों के अंदर पांचों मतलब पंजे से और कोने के बीच में अचानक दर्द होता है जी, दोनों तरफ, दोनों हाथों में। ओके, अचानक दर्द होता है दोनों तरफ। उम्र कितनी है? अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 70 है सर। 70। हाँ हाँ, तो 70 साल है जी। 70 जी जी जी, हीरा सिंह जी। इस उम्र में अक्सर गर्दन में एक बहुत छोटी ये डिस्क होती हैं, वो थोड़ा प्रोलैप्स कर जाती हैं, और वो जो नाड़ियाँ हाथों में जाती हैं उनको कई बार दबाती हैं। तो उसकी वजह, आपके जो ये दोनों हाथों में जो दर्द और तकलीफ़ है वो इन डिस्क की वजह से है। तो इसके लिए आप डॉक्टर को दिखाएं, वो MRI कराएंगे कि वो डिस्क को जो हैं वो आपकी नाड़ियों को दबाव कर रही हैं, और ये दवाइयों से कई बार ठीक हो जाता है, और अगर दवाइयों से ना ठीक हो
तो फिर एक ऑपरेशन होता है जो कि बहुत अच्छा ऑपरेशन है, जिससे कि आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। ओके, तो हेड इंजरी के बारे में फिर हम लोग चलते हाँ। हैं, जिनको बाद में असर आता है, तो हाँ, उसको तो कैसे उन समझा जाए? उन पेशेंट्स को अक्सर क्या होता है कि जैसे जो सिर की जो कवर है, कैलवेरिया जिसको हम कहते हैं, और जो इसकी ब्रेन की कवरिंग है, इसके बीच में खून जमा होने लगता है, क्योंकि चोट लगने से अंदर जो ब्रेन है वो इस हड्डी के बीच में हिलने लगता है, तो उससे जो एक आर्टरी होती है उसका रप्चर हो जाता है और वो ब्लड धीरे धीरे में जमा होता है। और थोड़ा बहुत ब्लड जमा होने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे वो घंटों में जा कर के जब वो बड़ा हो जाता है तो उससे पेशेंट बेहोश हो जाता है। और इस तरह की बीमारी का ऑपरेशन इमीडिएटली करना चाहिए, और ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट भी इमीडिएटली ठीक हो जाता है। ओके, लेकिन ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि उस हाँ, समय तो कुछ हुआ नहीं, वही तो लोग हाँ, सोचते हैं। पता चलने का ये है कि अगर किसी को सिग्निफिकेंट चोट लगी है तब भी उसको, और लेकिन पेशेंट पूरा होश में है, फिर भी उसको अस्पताल में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार वो खाली एक्सरे करने से ही उस जगह पे फ्रैक्चर नज़र आ जाता है, या डॉक्टर को और कुछ उसमें कमी नज़र आती है तो वो सीटी स्कैन कर लेते हैं, जिससे कि उसको जल्दी डायग्नोस किया जा सकता है। बिहार से एक दर्शक हैं, संजय कुमार जी। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। ऐसा है जी, मेरे दांत बहुत ज्यादा सर, लगभग हमको एक महीना से। आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से सवाल पूछिए। हाँ, मेरे दांत में, रीढ़ की हड्डी में दर्द होती है। दर्द होती है कहाँ? हाँ हेलो, गांठ? जी जी, सवाल पूछिए। मेरे पेट में बहुत गैस बनता है। अच्छा, पेट में गैस हेलो। बनता है और पैर में दर्द होता है। हाँ, तो जो पैर में दर्द है इसके लिए दिखाइए। अगर ये कमर से दर्द शुरू होकर के और अगर पैर में जा रहा है तो ये डिस्क की तकलीफ हो सकती है, और यंग एज में तो ये तकलीफ दवाइयों और रेस्ट से भी ठीक हो सकती है। और अगर उनकी एडिक्वेट ट्रायल जैसे 3 महीने 6 महीने ये दवाइयाँ खाने से और उससे आराम होता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं होता है तो फिर MRI करा के उसमें अगर कोई डिस्क वगैरह होती है तो उसका ऑपरेशन से भी ये ठीक हो जाती है। ओके जी, तो हम लोग बात कर रहे थे उसमें कैसे पता चले कि चोट लगी है, अच्छा और ज़्यादा चोट है, और उसको क्योंकि हाँ। 2-3 महीने तक भी कोई शिकायतें होती, लेकिन अचानक पता चलता है कि व्यक्ति का डेथ हो गया और उसका कारण पता चला कि उसमें इंजरी था। हाँ, नहीं, पर 2-3 महीने तक तो ये चीज़ नहीं चलती है, बट जैसे वही है, अगर कुछ घंटों के बाद आए। अमर जी हैं ओडिशा से। हाँ जी। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार जी। एक्चुअली सर, सर में अक्सर दर्द होता है ये, और ये विशेषकर ये पिछले हिस्से में, कुंडली का पिछले हिस्से में ज्यादा दर्द होता है। एक राइट साइड खाली दर्द होता है, वो लेफ्ट साइड नहीं। ब्रेन के राइट साइड में निचले हिस्से में। हाँ, नहीं, ब्रेन का दर्द तो उसको कैसे कह सकते हैं कि सिर में दर्द होता है। हाँ, तो सिर के दर्द के लिए एक तरफ का दर्द है तो आप डॉक्टर को दिखाएं न्यूरोलॉजी में, वो आपकी सब जांच करेंगे। ये माइग्रेन की वजह से भी हो सकता है, और या और कोई कारण है तो वो CT स्कैन करके पता चल सकता है। तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए जरूर, न्यूरोलॉजिस्ट को। दो दर्द, एक तो माइग्रेन का जो पेन है, हाँ, जो हाँ। उसको बोलता है शूट करता है, हाँ, फिर हाँ, अपने आप हाँ, subside माइग्रेन करता का पेन है, उसका पहले से पता लग जाता है कि अब ये दर्द होने वाला है, तो उसकी दवाई आती है। उस टाइम जब पता लगे तो आप वो गोली ले लें, तो उससे उसको अबॉर्ट किया जा सकता है। ओके, हाँ। तो डॉक्टर साहब, अब स्पाइनल के ऊपर आते हैं, क्योंकि ब्रेन से ही स्पाइन जुड़ा हुआ है। हाँ जी। तो स्पाइन प्रॉब्लम भी आजकल काफ़ी बढ़ रहे हैं, एक इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले चेतना जी हैं कर्नाटका से, उनका सवाल लेते हैं। हाँ जी। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मेरा नाम चेतना है। जी जी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। वो मेरे एक फ्रेंड के जीभ के नीचे, जी सवाल पूछिए। टंग, जी जी, उसके नीचे कुछ स्कार सा आता है। स्कार मीन्स येलो कलर में रहता है,
वो फ्रीक्वेंटली दिखता है, पर इट स्टेज फॉर लिटिल ड्यूरेशन एंड इट रिमूव्स आफ्टर दैट. I don't know what it is, and he has shown it to some doctor. Yeah. But they told that it's temporary. They didn't tell any full information. They told that it is, it will be temporary. It will. They gave some ointment and all. I don't know what it is exactly. So I wanted to ask about that. Yeah. So without seeing that, it's difficult to say. But you show it to a surgeon or a ENT specialist, so he can diagnose it better. Okay. तो what could be the reason behind the scar, yellow scar? हाँ, येलो स्कार कोई भी वहाँ सिस्ट हो सकती है छोटी सी, उसकी वजह से हो सकता है. ओके देन फाइन. सो स्पाइन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पाइनल प्रॉब्लम. तो स्पाइन में कौन कौन से प्रॉब्लम मुख्य तौर पे देखे जाते हैं और उसका क्या कारण है? हाँ, स्पाइन में अक्सर एक तो ये जो डिस्क की समस्या होती है ये होती है, और दूसरा कोई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्यूमर होते हैं, और तीसरा स्पाइन का भी चोट लगने के बाद फ्रैक्चर होने से दोनों पैरों में कमजोरी हो सकती है. तो ये 3 तरह की बीमारियां हैं जो अक्सर स्पाइन के होती हैं और जो इलाज की जिनको ज़रूरत होती है. तो डिस्क का जहाँ तक सवाल है तो ये किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन यंग एज में डिस्क जो होती है तो वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, और उसका मतलब ये होता है कि अगर पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट और ट्रीटमेंट और जो भी फिजियोथेरेपी वगैरह दी जाए तो ये टाइम से ठीक हो सकती है. इसी तरह लेट एज में भी अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी और उसको रेस्ट मिले और दवाइयाँ मिलें जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है, तो और कई बार अब हमने एक स्टडी में ये देखा है कि इन मरीजों को अगर 1 साल तक इनका ऑपरेशन ना किया जाए तो इनमें से 70% पेशेंट्स का दर्द ठीक हो जाता है. सो टाइम भी एक फैक्टर होता है, लेकिन कई पेशेंट्स को क्या है कि इसकी अर्जेंसी होती है कि वो जल्दी फिट होना चाहते हैं. तो अगर एक तरफ डिस्क है और वो MRI में दिख रहा है कि वो डिस्क पर चर्चा करेंगे, उसके पहले अनिल वर्मा जी हैं हिमाचल प्रदेश से, उनका सवाल लेते हैं. जी वर्मा जी, कृपया अपना सवाल पूछिए. सर जी नमस्कार. नमस्कार सर, ये ऐसा है कि मेरी मिसेज है तो उसको ना माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है. ओके. तो कभी जैसे इस साइड हो जाती है लेफ्ट, कभी राइट, और एक नस जो है ना फोर हेड से होते हुए कान के पीछे से ऐसे नेक के तरफ जाती है. माइग्रेन का प्रॉब्लम है, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड. तो क्या इसका? हाँ, ये तो इसका पूरी प्रॉपर जांच होनी चाहिए. आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए. देखिए आजकल ये आम वो होती है लोगों में, कोई भी सिर दर्द हो या एक तरफ सिर में जो तकलीफ होती है उसको लोग माइग्रेन लेवल कर देते हैं. तो वो हो सकता है कि वो माइग्रेन ना हो, कुछ और बीमारी हो जिसका कि इलाज संभव हो. तो ये एक न्यूरोलॉजी जो इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं उनको दिखाना चाहिए, और ये इस तरह की बीमारी ठीक होने की होती है. ओके. तो हम लोग बात कर रहे थे डिस्क के बारे में. हाँ, लेकिन उस पर बात करने से पहले एक सामान्य सी बात है, क्योंकि ऐसे केसों में जब रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम हो या पैरों के प्रॉब्लम हो तो लोग ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं. तो कब ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएं, कब न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास जाएं? हाँ, ये इनका इलाज दोनों लोग करते हैं. और जैसे जो डिस्क का इलाज है वो ऑर्थोपेडिक में कुछ लोग करते हैं, न्यूरोसर्जन सभी लोग करते हैं. तो इसमें देखिए ऐसा है, अगर MRI में एक डिस्क है जो एक तरफ है और वो उसकी जो आपकी रूट जो नाड़ी है उसको दबा रही है तो उससे साफ दिख जाता है. और अगर पेशेंट जल्दी ही अपने दर्द से निजात चाहता है और बैक अपनी ड्यूटी पे जाना चाहता है जल्दी, तो वो एक माइक्रो ऑपरेशन से या एंडोस्कोपी से, दूरबीन से उस डिस्क को निकाला जा सकता है, जिससे दूसरे तीसरे दिन ही पेशेंट को अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और 2-1 हफ्ते बाद में वो अपनी ड्यूटी पे जा सकता है. और लेकिन ये चीज़ें अगर रेस्ट से भी काफ़ी पेशेंट्स को इन चीज़ों से इस डिस्क की बीमारी से फ़ायदा हो सकता है. ओके. हम लोग बात कर रहे थे डिस्क गैप, कभी गैप बढ़ना कभी कमना, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, नहीं गैप बढ़ना नहीं होता. देखिए हर हमारे जैसे लंबर रीजन में 5 वर्टिब्रल. तो पैरों के दर्द के बारे में बता रहे थे कि घुटनों के नीचे दर्द रहता है,
तो एक किस चीज़ का साइन है? घुटनों के नीचे दर्द हो? घुटनों के नीचे दर्द जो हो वो अगेन इसका सॉफ्ट टिश्यूज में ही कोई तकलीफ होती है, उसका कारण होता है। क्योंकि जो डिस्क का जो दर्द होता है और जो कॉमन डिस्क होती है L4-5 और L5-S1, तो उनमें ये दर्द कमर से होकर के और इसके जांग के बीच से और पीढ़ियों के पीछे से जाके और पैर में एक तरफ जाता है, तलवे में एक तरफ जाता है, जिससे कि हम इसको डायग्नोस करते हैं कि L4-5 है या L5-1 है, L5-S1 है। और फिर वो MRI से वो चीज़ नज़र आ जाती है और उसको जो प्रोलेप्स पार्ट डिस्क का होता है उसको दूरबीन से या माइक्रो सर्जरी से निकालने से पेशेंट को इमीडिएटली इससे राहत मिल जाती है। ओके, ये L4 L5 की समस्या काफ़ी आम समस्या है। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा और आप वहाँ बताएं कि लोग इसकी समस्या यह है कि कोई भी एबनॉर्मल पोस्चर या एक्सट्रीम मूवमेंट्स, क्योंकि ये हिस्सा होता है वर्टेब्रल कॉलम का कि जिससे बंदा इंसान आगे झुकता है। चर्चा करेंगे। मीरा जी हैं मुंबई Mumbai. से, उनका सवाल लेते हैं। जी, Hello. सवाल पूछिए। Hello, yeah, I am 60 years old. Okay. And I am suffering from multiple problems. I am suffering from back spine, bamboo spine, shoulders are frozen shoulders, and even hip joints are worn out, ligaments are damaged, and cartilages are damaged. Yeah. So I had to walk with the sticks actually. However, I consulted many doctors, and I am ankylosing spondylitis patient actually. So I consulted many doctors in Mumbai. They suggested me to replacement of the hip joint will help you at least to put you on walking without sticks. So because since so many multiple complications are there, and even anesthesia to be given in a very tricky way, and it's very risky. May I know, doctor, what is your suggestion? Should I undergo surgery or rest of my life should I manage with the sticks only? Because I do have consultancy and various other things which I can manage by sitting posture itself. I don't need to move and walk a lot. So I take the help of the people and can manage the things for rest of the life. Mobility is a minimal requirement in my job profession. But doctor, if I undergo surgery, how much success rate can be predicted? Because most of the doctors said even in spite of doing surgery, your bending problem is there because you are suffering from bamboo spine and frozen shoulder. So it may give you good result, or even anesthesia, to come out of anesthesia may also be a problem because you are suffering from ankylosing spondylitis. So doctor, may I know your most valuable suggestion whether I should undergo surgery of hip joint replacement? I mean, both the hip joints are bad actually. So should I undergo hip joint replacement surgery, or should I compromise and continue for my rest of the life like this, doctor? Sir? Yeah. Should I continue the telephone, or may I disconnect the line? No, you continue with it. Continue. Yeah. So now see, for any complaint, if you can manage it with slight difficulty at this stage of life, it's always preferred that you just continue with the same treatment, that you do some physiotherapy, take some analgesics, and then continue. If you can manage, then don't go for surgery. But if you feel that it is impossible to manage, then you have no option, then you have to undergo surgery. Okay. And the other things which I think that is very important to prioritize what needs first to be done. Yeah. So that they will do. Because in that case, if you go through the multiple sort of the problem, the main problem is to choosing. If you can manage, then it's best not to undergo any surgery. Yeah. So we were talking about the L4 and L5. Yeah, because this portion of spine has or bears the brunt of mobility. Okay. So it's the most stable, most movable segment. So this is why this disc prolapse is most common here. So इसके गैप में L4 और L5 के भी फर्स्ट सजेशन क्या होना चाहिए? आप एक्सरसाइज के थ्रू करें या आजकल ऑपरेशन भी आ गया है? हाँ, ऑपरेशन भी बहुत सेफ है, सिंपल है, जल्दी इलाज से ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर ये बीमारी आपको पेन, अगर मेन प्रॉब्लम पेन है और पेन अगर एनाल्जेसिक लेने से और रेस्ट से ठीक होता है तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। और एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी, जब एक्यूट पेन हो तो
पेन की प्रेजेंस में फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं, पेन की प्रेजेंस में यूजुअली रेस्ट करते हैं। एक बार पेन ठीक हो जाता है फिर फिजियोथेरेपी से आगे होने वाली पेन या उस डिस्क प्रोलैप्स को बचाने के लिए फिजियोथेरेपी ज़्यादा यूजफुल है। डॉक्टर साहब, हम लोग न्यूरोलॉजी पर चर्चा कर रहे हैं, तो न्यूरोलॉजी इन सब मेजर चीज़ों पर तो चर्चा करते हैं, साथ में मान्यता है न्यूरोलॉजी मीन्स हर नस का इलाज, नस में कहीं प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज, तो बाकी अन्य जगहों का जो नस है उसकी क्या बीमारी है और उसका क्या इलाज? एक तो जैसे कि है वेरिकोज वेन, उसमें हाँ ना, वेरिकोज वेन्स तो वो वेन्स की बीमारी होती है, उसका नर्व से नहीं लेना होता है। तो वेरिकोज वेन्स का भी आजकल इसी से, जैसा कि हम बता रहे थे, एम्बोलाइजेशन से काफ़ी सक्सेसफुल इलाज है, उनका इलाज हो सकता है। मतलब क्या है उसका? जैसे वो वेन में कैथेटर डाल के फिर उनको ब्लॉक कर देते हैं, या एक स्ट्रिपिंग का ऑपरेशन भी होता है जिससे उससे जो डिजीज होती हैं उन वेन्स को स्ट्रिप कर देते हैं। ओके, तो वो खास करके ओल्ड एज में काफ़ी महिलाओं में समस्या काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो और लोग समझ भी नहीं पाते हैं कहाँ जाना चाहिए और कहाँ इसका इलाज करवाए। हाँ, इसके लिए इलाज के लिए आजकल ये जो एम्बोलाइजेशन का टेक्निक है ये डेवलप हो रही है और काफ़ी जगह ये होने लगी है, तो ये एक इसका बड़ा अच्छा इलाज है जिसमें ये ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस वो वेन के थ्रू कैथेटर डाल के ही उसको ब्लॉक कर देते हैं। मतलब वेरी सेफ। हाँ, वेरी सेफ। और कॉस्ट इसका? कॉस्ट इसका वही एम्बोलाइजेशन का कॉस्ट तो सेम करीब कैथेटर और एक कॉइल, अगेन कॉइल्स के ऊपर डिपेंड करता है या कौन सा मटेरियल उसमें डालते हैं उस पर डिपेंड करता है, जो कि 50,000 से लेके 1-2 लाख तक हो सकती है। तो एक बार में ठीक हो जाता है कि इसको फिर रिपीट करवाना पड़ता है? हाँ, जिसमें बहुत ज़्यादा हो उसमें रिपीट कराना पड़ता है, नहीं तो कई बार एक बार के उससे भी ठीक हो जाती है। ओके, तो नर्व से जुड़ी हुई और जो मजबूत रहे नर्व, हेल्दी रहे, हाँ। इसके लिए आपका क्या कहना है? क्या उसको खान पान से भी जोड़ कर देखा जा सकता है, एक्सरसाइज से भी जोड़ कर देखा जा सकता है? हाँ, या एक्सरसाइज हर चीज़ के लिए अच्छा रहता है और उसी में डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। उसके पहले बीना कुमारी हैं हिमाचल प्रदेश से, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। ये मेरे पति के टांगों में ना गिल्टी है। कानों में गिल्टी? कान में कहाँ पर? ये मेन पॉइंट के पास, कान में नीचे, टांगों में। अच्छा, टांगों में। अच्छा, तो टांगों में गिल्टी तो किसी भी तरह की हो, जैसे डर्मोइड या सिबेशियस सिस्ट हो सकती है, या आपकी कोई लाइपोमा हो सकता है, या न्यूरो, तो उसको निकलवा लीजिए, वो तो बड़ा सिंपल चीज़ होती है अगर उससे कोई तकलीफ है तो, और कोई तकलीफ नहीं है तो उसको छोड़िए। अच्छा, गिल्टी? हाँ, गिल्टी अक्सर यही कि या तो सिबेशियस सिस्ट होती है, जैसे जो हेयर की जो ये होती हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से वो उसका सीक्रेशंस जो होते हैं वो कलेक्ट होते रहते हैं, तो एक बहुत सिंपल ऑपरेशन होता है। इसी तरह लाइपोमा होता है, वो भी बड़ा सिंपल होता है जिसको इजीली निकाला जा सकता है। और एक न्यूरोफाइब्रोमा होता है, उसमें क्या होता है, न्यूरोफाइब्रोमा के जो गिल्ट है उसको दबाने से तेज दर्द होता है, तो इसका मतलब वो नर्व से रिलेटेड है। अगर इस तरह की है और दर्द ज़्यादा तकलीफ दे रहा है तो उसको निकलवा लेना चाहिए। ओके, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे एक्सरसाइज के बारे। एक्सरसाइज के पहले एक और प्रश्न मैं करना चाहूँगा। जैसे किसी की ब्रेन की एक पॉइंट पे कोई शिकायत रहता है कि इस पॉइंट पे दर्द है और फिर चला जाता है, हाँ, एक किस चीज़ का साइन? हाँ, वो किसी नाड़ी के इरिटेशन की वजह से होता है, और जिस किसी वजह से वो इरिटेशन हो रहा है और वो इरिटेशन ठीक हो जाए तो वो नर्व का भी इरिटेशन ख़त्म हो जाता है, तो उससे वो दर्द ठीक हो जाता है। ओके, तो खान पीन और एक्सरसाइज से नस को कैसे ठीक रखा जा सकता है? हाँ, एक्सरसाइज कौन सी चीज़ है जिससे खाने से नर्व हेल्दी रह सकता है? खाने का अभी स्पेशल इसका तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट नर्व की हेल्थ के लिए विटामिन B12 एक अति आवश्यक चीज़ होती है, तो एक विटामिन B12 रहना चाहिए। और जो ये जैसे एलमंड्स होते हैं। हाँ, बीना कुमारी जी का फिर से सवाल है हिमाचल प्रदेश से। जी नमस्कार, फिर सवाल करिए। हाँ जी, उसमें ना गिल्टी में ट्यूमर बताया था। अच्छा, हाँ, तो उसको ट्यूमर बताया था उसमें। हाँ जी, तो उसको निकलवा लेना चाहिए वो। हाँ जी, तो बायोप्सी टेस्ट करा उसमें कुछ नहीं निकला, पैटर्निक करवाया उसमें कुछ नहीं निकला, CT करवाया उसमें कुछ नहीं निकला। फिर ट्यूमर पता कैसे चला? हाँ, नहीं तो उस गिल्ट से परेशानी क्या है?
परेशानी तो कुछ नहीं है, अब थोड़ा पेन हो रही है उसमें। हाँ तो निकलवाई जा सकती। देखिए अभी डेफिनेट डायग्नोसिस जब नहीं तो उसमें एक सुई डाल के एक बायोप्सी का टुकड़ा ले लेते हैं सुई से। अच्छा जी। उससे हाँ उससे डेफिनेट पता लग जाएगा कि ये क्या है। ठीक है जी। और फिर उसका इलाज करा सकते हैं। तो इसको हम एस्पिरेशन साइटोलॉजी कराने से FNAC होती है, फाइन निडल से इसकी जांच कराएं तो उससे डायग्नोसिस पता लग जाएगा। ओके, तो डॉक्टर साहब हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो नर्व की हेल्थ के लिए एक तो विटामिन B12, एक सेलेनियम, तो ये हमारी डाइट में ये ध्यान रखना चाहिए कि हर जैसे मैं बता रहा था कि एलमोंड्स हैं उनसे काफ़ी हेल्दी रहते हैं। ये इस तरह की डाइट लेने से नर्व्स को हेल्दी रखा जा सकता है। ओके, तो B12 और सेलेनियम। B12 तो लोग जानते हैं, सेलेनियम के बारे में कम। सेलेनियम रिच फूड क्या है? हाँ, अब सेलेनियम रिच फ्रूट्स वही जैसे हर तरह के फ्रेश फ्रूट्स में भी ये काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। सो फ्रेश फ्रूट्स एज ए होल ये लेना चाहिए। और अगर इस तरह की तो कई बार वन से वायल ये B कॉम्प्लेक्स की या इस तरह की जो आजकल ये टेबलेट्स भी आती हैं जो हेल्दी रखने के लिए, तो एक गोली लेने से उससे काफ़ी समस्या इनकी दूर हो सकती है। ओके, तो लास्ट में डॉक्टर साहब एक प्रश्न जो आम धारणा है कि आलमंड खाने से ब्रेन ठीक होता है या ब्रेन का टॉनिक जिसको बोलते हैं, तो ब्रेन के टॉनिक के जैसा भी कुछ है या ब्रेन को हेल्थी रखने के लिए? हाँ, नहीं, टॉनिक जैसा कुछ नहीं है। वही है कि उसमें वो चीज़ें होती हैं जिनसे कि नर्व्स अपना न्यूट्रिशन लेती हैं और जिससे ये हेल्दी रखा जा सकता है। ओके, तो और आपका सजेशन ताकि ब्रेन हेल्दी ब्रेन हो, हाँ जी, और अच्छी तरह से सोच सके, तो उसके लिए कोई आपका सजेशन, खास सजेशन जो? उसके लिए ये खास यही होता है कि जैसे आप मिल्क प्रोडक्ट्स हो और फ्रेश फ्रूट्स हों, तो इस तरह की चीज़ों में होल ग्रेन, इनसे ब्रेन हेल्दी रहता है। इनमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं जिनको हेल्दी। सो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर VS शर्मा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से निकाल कर यहाँ आए और हम लोगों को अपना ज्ञान से लाभान्वित किया। थैंक यू वेरी मच।